एक सवाल मेरा है, जब हम जैसे एक्टिव पत्रकारों को अपने 3 कानूनों के बारे में पता नहीं है, तो जो ट्रक चलाते हैं उनको इतनी जल्दी कैसे पता चला? इसका मतलब है वो हमसे ज़्यादा एक्टिव है क्या? देखिए कितनी बड़ी बात है ये, कितनी जबरदस्त बात है। अगर मैं पत्रकारिता कर रहे लोग उनका आप ही अगर सब ये ले लेंगे, इम्तिहान ले लेंगे कि ये 3 कृषि कानून क्या थे, नहीं मालूम होगा। लेकिन किसानों को जो गांव-गांव में है, किसानों को एकदम मालूम था कि एसडीएम के बाद आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। उनको जनता तक पहुंचती हैं चीजें, अगर वो एक्सेप्ट करना चाहें, अगर एक्सप्लोर करना चाहें। ड्राइवर की सीधे रोजी रोटी से जुड़ी हुई अगर कोई चीज होगी, उसको किसी चीज की परवाह नहीं है कि चांद पे जा रहा है हिंदुस्तान या कहीं जा रहा है, या जीडीपी कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है, कितना सुपर पावर ये विश्वगुरु हम बन गए हैं। उसको ये मालूम है कि इस कानून से मुझे मुश्किल होगी। वो मैसेज पहुंच गया आपको। पत्रकारों के पास क्यों नहीं पहुंचती हैं सूचनाएं? क्या वाकई नहीं पहुंचती हैं, या उनकी रोजी रोटी नौकरी का एक प्री रिक्विजिट हो गया है कि अगर आप इन सूचनाओं को जो आपके फायदे के लिए, आपके प्रोफेशन के फायदे के लिए हैं, इसको उठाएंगे, तो हो सकता है आपकी नौकरी ना बचे, हो सकता है आपको आपकी रोजी रोटी बस आ जाए। इस तरह का खतरा भी होगा। मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं। एक तो ये ना बहुत ही मतलब होलियर देन दाओ एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए कि उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उसने सब वर्किंग जर्नलिस्ट से कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही करेंगे, मजदूर हैं हम लोग पत्रकार लोग जो हैं, चाहे आपके पास कैमरा हो, चाहे आपके पास कलम हो, आप एक संस्थान में नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि ईमानदारी से नौकरी करें, वो आप मजदूरी कर रहे हैं। ये फर्क है कि आपको अपनी नौकरी भी बचानी है, लेकिन बहुत कंप्रोमाइज भी नहीं करना है। इसलिए एक मिडिल पाथ बहुत सारे लोग ले रहे हैं। मैं अ, ये नोएडा की मीडिया में भी काम कर चुका हूं, वहां भी बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि क्या करें साहब, ये जो एंकर का लिंक होता है, ये हमको लिख के दे दिया जाता है। अगर मैं उसको नहीं पढ़ूंगा, जिसमें वो रोजाना शाम को झाएं झाएं झंझट होती है, जिससे अब आप सब लोग उकता चुके हैं। 8 विंडोज खोल करके एक टोपी वाला, दाढ़ी वाला बैठा दिया, एक चोटी वाला बैठा दिया, रामनामी वाला, और लड़ रहे हैं। ये अगर ना करें तो अगले दिन कहा जाएगा कोई और आ जाएगा तुम्हारी जगह। या तो तुम करो इस काम को, या कोई दूसरा आ जाएगा। तो आज हमसे जो मोर लॉयल देन द किंग, अंग्रेजी में जो है ना कहावत, वो जो बादशाह से ज्यादा बादशाही दिखा रहे हैं लोग, उनको पहले तो अपनी करियर और रोजी बचाने की चिंता थी। लेकिन अब जब वो बगलगीर हो गए हैं, फिर उसमें जो जो पाई है, जो केक है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा खाने की प्यास, भूख, वो भी बढ़ चुकी है। तो मैं वर्किंग जर्नलिस्ट को अलग रखता हूं, और ये कैटेगरी जो है जिसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा से ज्यादा पैसा, ओहदा, सत्ता के सिक्के का ठप्पा, उन दोनों में फर्क करना चाहिए। वर्किंग जर्नलिस्ट अगर कॉम्प्रोमाइज करता है तो मैं उसका समर्थन करूंगा, मैं साथ करूंगा। ठीक है यार, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि महात्मा गांधी की तरह हरिजन नवजीवन हर आदमी निकालने लगे। वो दौर और था। 3 साल में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को वापस लेना पड़ा था। अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। सर कुछ सवाल मेरे हैं, क्योंकि मैं पत्रकारिता का एक विद्यार्थी भी रहा हूँ और आगे मैं देखता हूँ कि मैं पढ़ाना भी चाहता हूँ। तो कुछ छोटे सवाल जो रहे हैं वो ये है, जैसे आपने फोर्थ एस्टेट की बात करी, तो एडमंड ब्रूक ने इसको टर्म को कॉइन करा था। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे संविधान निर्माता में देख भी रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर जी भी यहाँ पर उनकी तस्वीर जरूर लगी है। जैसे कि अमेरिका में फर्स्ट अमेंडमेंट में प्रोविजन किया गया कि पत्रकारों को स्पेशल पावर मिले, उनको सेफ गार्डिंग हो उनकी। तो क्या हमारे संविधान निर्माता जो खुद पत्रकार रहे, उनसे ये चूक हुई कि हमारे जो पत्रकार हैं उनकी सेफ्टी के लिए हमने कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं करी जो स्पेशल प्रोविजंस हमारे बाकी 3 बॉडीज को दिए गए, जिसकी वजह से हम सफर करते हैं। दूसरा सवाल, एक मेरा जो पर्सनल सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आपने कहा कि आप कॉलेज में पढ़ाते हैं और हाँ पढ़ाते थे, तो हाल फिलहाल जो मेन स्ट्रीम पत्रकारिता की स्थिति है, ऐसे में आप कैसे मोटिवेटेड होते हैं बच्चों को कहने के लिए कि आप पत्रकारिता ज्वाइन करो और उसी पत्रकारिता में शामिल हो जाओ? बिल्कुल, आपने बहुत, दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दूंगा आपको। जब मैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, मेरे सामने बहुत बड़ा ये सवालिया निशान था कि मैं क्या मिसलीड कर रहा हूं इन छात्रों को। ये जो छात्र छात्राएं आ रही हैं और पत्रकारिता का सपना देख करके आ रहे हैं कि हम समाज बदल देंगे, क्योंकि उस उम्र में
पीसीदा ने भी वो सपना देखा था, हम सब ने देखा था, देखा है या अभी भी मरा नहीं है तमाम जगहों पे। समाज में बेहतरी हो, परिवर्तन हो, सब लोग साथ रहें, मार काट ना हो, बराबरी हो, ये सब सपना देख करके आदमी आता हो। पत्रकारिता में खास तौर पे आपको ये पेशा आपको ये छूट देता है कि आप ये सपना देखें और इसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन जब मैं पढ़ाता था उनको मैं क्या भरोसा क्या दिलाऊं? आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे, कहाँ ज्वाइन करेंगे आप? कौन सा अखबार, कौन सा टेलीविजन चैनल, किस जगह आप जाएंगे जहां आप बिल्कुल जेन्युइन पत्रकारिता कर सकें? मैं नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा एवेन्यूज नहीं थे। लोग कहते हैं कि वो यंग स्टूडेंट्स कहते थे कि आप हमें बताइए कि कहाँ जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मैं उनसे ये कहता था कि वर्किंग जर्नलिस्ट आप बनिए, और जहां भी आपको मौका मिले, जिस भी संस्थान में, आप आइडियोलॉजी अपनी छोड़ दीजिए, राइट विंग अगर आप हैं तो राइट विंग, लेफ्ट विंग आप हैं लेफ्ट विंग, लेकिन पत्रकारिता के जो नियम हैं उनके हिसाब से अगर आपको कहीं भी नौकरी मिले, आप नौकरी कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने उस धर्म का निर्वाह काफी हद तक करते रहें, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपके सामने एक दीवार खड़ी हो जाएगी। इस बात को अभी से मान के चलिए, क्योंकि आप किसी एक ऐसे आदमी के लिए काम करेंगे जो अपनी पूंजी लगा रहा है और उसको उस पूंजी का रिटर्न चाहिए। हमारा जो मीडिया का मॉडल है वो भी एक बड़ा उस पर भी बहुत सवाल है। मीडिया का मॉडल यह है कि मैं 10 करोड़ रुपया लगा रहा हूं, मुझे उसका 20 करोड़ चाहिए, क्योंकि मुनाफा है, कॉर्पोरेट है वो, और वो 20 करोड़ तभी मिलेगा मैं खास तरह की पत्रकारिता करूं। उस पत्रकारिता का ये जो बिजनेस एस्पेक्ट है, इसका व्यापारिक जो पक्ष है, उसको मीडिया संस्थान में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स, लड़का या लड़की, वो उसके सामने नहीं होता। उसके सामने एंकर का चेहरा होता है जो बहुत ही पॉपुलर होता है, जिसको सब जानते हैं, जिसको जो डांटती रहती है या डांटता रहता है अपने तमाम गेस्ट को कि आप ये क्यों बोल दिया, निकल जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, उसे लगता है एम्पावरमेंट हो गया। जिस दिन से वो संस्थान से निकलते हैं कोई परवाह नहीं करता। आज बहुत सारे लोग जिनका यूपीए के दौर में बहुत नाम था, आज कोई नहीं पूछता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में जीते थे। बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, मैं उनके पत्रकारिता पर बिल्कुल सवाल नहीं कर रहा हूं, अच्छे जर्नलिस्ट भी जो ईमानदारी से पत्रकारिता की, चाहे यूपीए के दौर में या बाद के दौर में, निकल गए एक बार तो फिर वो निकल गए। कुछ लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं अपना, कुछ लोग अपनी तरह से अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात के लिए मेंटली, अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं तो मेंटली आपको तैयार रहना चाहिए कि केक वॉक तो नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि साल में आपको प्रमोशन मिलता रहे और उसके बाद आपका इंक्रीमेंट बढ़ता रहे, उसके बाद आप एक दिन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन जाएंगे। अगर उस तरह का करना है तो प्रोफेशन बदल देना चाहिए। आपको सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी, एनजीओ में भी काम कर सकते हैं। लेकिन पत्रकारिता, जिस तरह की पत्रकारिता हमने सीखी, हमें सिखाई गई, उसमें ये आपका सवाल जो है बहुत चैलेंजिंग है। आपके सवाल का पहला हिस्सा जो था कि जो आपने कानून की बात कही, ऐसे बहुत सारे हमारे संविधान ने हमें पूरा हक दिया है कि, और हमें नहीं, नागरिक को हक दिया है कि आप अपनी बात कहें, और आपके बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वही बचता है कि नागरिक और क्या प्रेस एज एन इंडिविजुअल, और एक प्रेस जो एक पूरा मतलब एक स्ट्रक्चर है, क्या उसको समानाधिकार देने की वजह से हम आज इसे नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरी समझ ये है कि आप जो अमेरिकन उसकी बात कही अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो पूरे नागरिक को दिया गया है। अमेरिका का नागरिक के लिए है, वो किसी पत्रकारों के लिए नहीं है। फर्स्ट अमेंडमेंट का मतलब ये है बोलने की आजादी। तो अमेरिका में आपको ऐसे भी ग्रुप मिल जाएंगे, हालांकि उसी अमेरिका में मैकार्टनी एरा और उसमें तो नहीं जाएंगे, क्योंकि चार्ली चैपलिन और ये सब लोगों को वहां से हटना पड़ा। लेफ्ट विंग जितने भी आर्टिस्ट थे हॉलीवुड के, उन सबको देश छोड़ के भागना पड़ा। बहुत हैरेसमेंट हुआ उसी फर्स्ट अमेंडमेंट के बावजूद। लेकिन आज भी, मैं जब 2005 में एक बार अमेरिका गया था यूएन जनरल असेंबली कवर करने के लिए, उस वक्त इराक पर हमला हुआ था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने किया था। उस हमले के खिलाफ वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर यंग स्टूडेंट्स ने, लड़के लड़कियों ने इतना लंबा प्रोटेस्ट किया था और नारे लग रहे थे उसमें, चे गुवारा की
पोस्टर्स लेकर के वो लेफ्ट विंग हम होंगे कामयाब का अंग्रेजी वर्जन वी शैल ओवरकम वो स्पेनिश में, अंग्रेजी में और तमाम भाषाओं में उगा रहे थे। वहाँ लेफ्ट विंग रेडियोज हैं, रेडियो स्टेशन जो अपनी बात कहते हैं, तो वो नागरिक को अधिकार मिला हुआ है। यहाँ भी, इस मुल्क में भी संविधान नागरिक को अधिकार देता है। लेकिन बहुत सारा जो ये अधिकारों की कतर ब्योत हुई है ना, ये आज हम पूरी तरह से ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे फोड़ दें, अन्याय होगा ये, क्योंकि इसकी बुनियाद तो कांग्रेस ने रखी है। जो 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 नागरिक अधिकारों पर जो कुठाराघात हुआ, उसकी तमाम उदाहरण है। जो राज्यों के अधिकारों के, जो फेडरलिज्म की बात करते हैं, वो कितनी राज्य सरकारें हटा दी गई, वो कांग्रेस ने की। वो कांग्रेस उस वक्त जो है एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा थी। द कांग्रेस पार्टी वाज द एस्टैब्लिशमेंट। इसीलिए इंडियन पीपल्स फ्रंट के यहाँ पर अगर कोई लोग होंगे तो उनको मालूम होगा, उस दौर में आईपीएफ एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। उन्होंने नारा दिया, इंदिरा निरंकुशता को खत्म करो, और जैसे ही नारा दिया इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, वो नारा ही डिफंक्ट हो गया। हाँ, इंडियन पीपल्स फ्रंट ने नारा दिया था। इसलिए उस कंटिन्यूएशन में देखा जाए, आज जो स्थितियां हैं वो बहुत ही पिछले 10 साल में ड्रास्टिकली बदली हैं। हम कल बात कर रहे थे, कोई हमें ये भी कहा गया कि मैंने खुद ही कहा, बल्कि रोहित से, कि हमें क्या बात नहीं कहनी है, इस पर सोचना होता है। आज क्या बात नहीं कहनी है, क्या बात कहनी है, वो तो ठीक है। तो जब कोई नागरिक ये सोचने लगे क्या बात नहीं कहनी है, तो फिर हमें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। अगर कोई और सवाल है तो ये दे दीजिए। तो ये कहना चाह रहा था, आपने कहा कि जनसत्ता एक्सप्रेस में भी इंदिरा गांधी के जमाने में रेट पड़ी थी, राजीव गांधी के, इंदिरा गांधी के जमाने में भी थी, इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। तो आज की इनकम टैक्स की रेट ऐसी पड़ रही है। बिल्कुल। इसमें आपने भी क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया कि ये जरूरी है कि आज वाली सत्ता पहले भी ऐसा हुआ है, उसका आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी मैंने कहा पूछ लिया। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। हम अपने आप को रिमाइंड कर, मैं पत्रकार के तौर पर बोल रहा हूं, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक या विरोधी नहीं हूं। मेरे अपने विचार हो सकते हैं, मैं वोटर हूं, मैं वोट देता हूं, तो वोट किसी एक पार्टी को तो मैं देता हूँ ना, 5 पार्टियों को तो दे नहीं सकता हूं। तो वो छोड़ दीजिए। पत्रकारिता के लिहाज से अगर मैं अपनी बात कहूं, तो फिर आपको ये तटस्थ होना पड़ेगा। आपके पास एक लेंस है, आपके पास एक खुर्दबीन, क्या कहते हैं उसको, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, और वो मैग्नीफाइंग ग्लास आपको आपके प्रोफेशन ने दिया है। उसको आप, मतलब जिसे कहते हैं छिद्रान्वेषण करना, वो आपका कर्म है। अगर आप उसमें पार्शियल हो जाएंगे कि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के सामने जो है पीसी दा बैठे हुए हैं, और ये तो हमारे मित्र हैं, इसलिए उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की अगर कुछ गड़बड़ियां हैं और मैं पत्रकार हूं, उनके बारे में बात ना करूं, तो ये उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी तो संघर्षरत पार्टी है, लोगों को एकजुट करने वाली पार्टी। मैं एस्टैब्लिशमेंट में उदाहरण दे रहा हूं। जो एस्टैब्लिश्ड पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो, भारतीय जनता पार्टी, इन सबको एक टोले में रखिए। ये कोई विष्णु का अवतार नहीं है। वही पाप जो आज हमको, जिनको हम कुछ लोग पाप कहते हैं, पहले हो चुके हैं। 1878 में मैं बता रहा हूं, वहां से वो सिलसिला, और उससे पहले तो अंग्रेज और मुगल बादशाह जो है वो हाथी के पैर तले कुचलवा देते थे, तोप के दहाने पर रख के उड़ा देते थे। उससे तो हम काफी आगे। दिल्ली में नादिर शाह ने जो मैसेकर किया, मतलब 7 दिन तक कोई पानी पूछने वाला नहीं था। 1984 में फिर वैसा मैसेकर हुआ, वैसा नहीं हुआ थैंकफुली। लेकिन हमको अपने इतिहास को खुद को बार बार याद दिलाते रहना चाहिए कि आज ऐसा पीछे हो चुका है कि आज जो लगता है कि ना सबसे दारुण काल आज ही है, इससे भी दारुण काल अभी हो सकता है आगे हो। वो तो सही बात है। जैसे आपने कहा कि चलो पीछे इतिहास को जरूर याद करना चाहिए, इन सवाल को वर्तमान में उससे करना चाहिए ना। हाँ, इतिहास को समझ अगर बनेगी ना, तो वर्तमान को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, और ये पता चलेगा अच्छा भविष्य में ऐसा हो सकता है, उसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है। इसमें लेकिन ये आ रहा है ना, जैसे आपने कहा कि वो सबको एक तराजू में रख के आप तोलो, लेकिन अगर पत्रकार को, या जैसे यहाँ पर हमारे सब लोकल पत्रकार, यहाँ के जो क्षेत्रीय पत्रकार हैं वो जुड़े हैं, अगर इनको उन्हीं नेताओं के सामने हाथ फैलाने के लिए जाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट मांगने के लिए, तो फिर ये सवाल कैसे करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं।
ये एकदम ये वैसी बात है जो अच्छा ये सवाल पहली बार नहीं आया है। पर सवाल है कि लोकल पत्रकारी कर रहे हैं। नहीं ठीक बात है बड़ी पत्रकारिता ये लोकल लेवल का इशू भी नहीं है ना, ये तो नेशनल लेवल में हम देखते हैं कि जो आप वो ये संस्थान जो है, देखिए मैंने क्या कहा, जो कॉर्पोरेट हाउसेस जो 10 करोड़ रुपया लगा रहा है उसके लिए विष्णु पराड़कर की पत्रकारिता कोई मायने नहीं रखती। गणेश शंकर विद्यार्थी गए, खत्म हो गए, वो कुछ नहीं। मुनाफा कितना मिल रहा है यहाँ भी गतिरोध पाने रहे। हाँ यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे शक्ति अखबार, अल्बोड़ा अखबार, ये सब लोग ये मतलब ये थे ना, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में ये इस प्रेस ने, भाषाई पत्रकारिता ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जेल गए हैं। लेकिन अब क्या है कि वो जो 10 करोड़ लगा रहा है उसको 20 करोड़ चाहिए एक ही साल में, ताकि वो 20 करोड़ का 40 करोड़ बनाए। तो उसका शिकार कौन होता है? मेरे जैसा, आप जैसा पत्रकार होता है जो जिले में पत्रकारिता करता है। जिले में पत्रकारिता करता है, उसको डिस्पैच भी भेजना है और उसी से कहा गया पैसा नहीं मिलेगा, 30% तुम एडवर्टाइजमेंट लाओ, 30% तुम, तो वो क्या करेगा? डीएम के पास जाएगा, एसपी के पास जाएगा। नागरिक जो डरने की बात मैंने कही, पत्रकारिता आपको एक कवच देती है, ठीक है, आपके पास एक अख्तियार है, कवच देती है कि आप डीएम से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ये कवच धीरे 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 पहले फौलाद का होता था, अब ये टिन का होता है, जो होता गया। बाद में एक दिन आएगा जो वो बर्फी के ऊपर वर्क लगाता ना चांदी का, वो वैसा हो जाएगा कवच। आप गलत फहमी रहेंगे कि हम बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन वो नेजा जब आएगा तो फिर आप बच नहीं पाएंगे, जैसे कि कोई नागरिक, आम नागरिक की तरह। एक मिनट मुझे, सॉरी माफ कीजिए, मेरा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया। जब सरकार पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए ही तैयार है, जब प्रेस के सामने वो अपना आंसर ही देने के लिए तैयार है, प्रेस के सामने आना ही नहीं चाहते, तो ऐसे दौर में जो नवोदित पत्रकार है वो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन। अब ये इस सवाल का जवाब मैंने जो आपसे कहा कि मेरा प्रोफेशन जो है सवाल पूछ रहे हैं, सवालों का जवाब तो वही देंगे जो नहीं दे रहे हैं। आपको इस सवाल का जवाब वही देंगे जो नहीं दे रहे हैं। एक मिनट, पीसी भाई कुछ कह रहे हैं। ठीक है, ये जो सरकार है सब चीजें हैं, ये जो प्रेस है, जो हम लोग, ये बदलेगा कैसे क्यों हुआ और कैसे बदलेगा? लेकिन इसका मेरा भी है, तिवारी जी से ही जुड़ा होगा कि जो आज के दौर में कॉर्पोरेट मीडिया है, ऐसे में आपका सही का सुझाव भी है कि कहीं न कहीं एक स्तर पर जाके समझौता करना पड़ेगा, पड़ सकता है। नहीं, आप एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। हाँ। मेरा ये सुझाव नहीं है ना, मैं क्या कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें गलतफहमी होने के चांसेस है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे में तो सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि वैकल्पिक मीडिया, उसको आप कैसे देखते हैं? ये जो कानून बने हुए हैं वैकल्पिक मीडिया, वो भी किसी कॉर्पोरेट के, वो वैकल्पिक मीडिया भी किसी जो कॉर्पोरेट मीडिया के तहत काम कर रहा होगा, वो इन कानूनों के खिलाफ कितना मूवमेंट हो रहा है, ये अभी बात आई कि उनको कानून की जानकारी तक नहीं है, क्योंकि उनकी भी प्रेस की भी अपनी यूनियन है और मजबूत यूनियन है। वो यूनियन होने के बावजूद भी वर्किंग जर्नलिस्ट की बड़ी बड़ी यूनियन है देश के अंदर, उसके बावजूद भी मूवमेंट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यह है कि हमको एक वैकल्पिक मीडिया की ओर जाना चाहिए। जो लोग कॉर्पोरेट मीडिया के तहत काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में समझौता करना पड़ रहा है, तो ऐसे में वैकल्पिक मीडिया ही एक विकल्प बचता है। नहीं, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। वैकल्पिक मीडिया कहने में बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, वैकल्पिक मीडिया की कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप उस सिस्टम में काम कर रहे हैं, आपको उसी सिस्टम में काम करना है। आप वैकल्पिक मीडिया में हो सकता है एक पत्रिका निकाल लें, हो सकता है जिसका सर्कुलेशन अल्मोड़ा या हो सकता है कुमाऊं में हो जाए या कुछ और जगहों में हो जाए। हमारे अग्रज मित्र आनंद स्वरूप वर्मा तीसरी दुनिया पत्रिका कितने सालों से निकालते रहे हैं, निकलती थी, लड़खड़ा के गिरती थी, फिर निकलती थी, फिर लड़खड़ा के गिरती थी। वैकल्पिक मीडिया बनाने की कोशिश उन्होंने भी बहुत की। नेपाल में उनका बहुत अच्छा वो है, उनकी पत्रिका को बहुत पढ़ते थे लोग, लेकिन अब बंद हो गई है वो। वैकल्पिक मीडिया, हमको देखिए जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं वो ये हैं कि मीडिया में, वैकल्पिक मीडिया में आप क्या देना चाहेंगे? क्या आप वो मीडिया की वो तमाम शर्तें पूरी करेंगे? एक एक्टिविज्म का वैकल्पिक मीडिया अलग है, जिसमें आप जन आंदोलनों के बारे में ही बात करें सिर्फ, आप सिर्फ, लेकिन मीडिया में तमाम, आप उसमें एंटरटेनमेंट भी देना पड़ेगा, आपको विज्ञान की, स्पोर्ट्स की खबरें देनी पड़ेंगी, आपको उसमें तमाम जो जिंदगी का जो हलचल है उस तमाम चीजों की खबरें देनी पड़ेंगी।
क्या वैकल्पिक मीडिया जब आप कहते हैं तो आपके दिमाग में क्लियर एक नोशन है कि किस तरह का वैकल्पिक मीडिया? क्या सिर्फ आंदोलन की खबर से चलेगा? कोई नहीं पढ़ना चाहता आंदोलन की खबर, लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट, कि आंदोलन की खबरें पढ़ना कोई नहीं, वो आचार तो ठीक है जी। आंदोलन, वो तो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, उत्तराखंड लोक वाहिनी हो गई, सॉरी माफ कीजिए, कई लोग हमारे मित्र हैं वो संघर्ष हट गया उसमें से, अब आंदोलन जी भी हो गया। तो बहरहाल ये हमारी फिर बात तो बहुत और चली जाएगी, फिर मेरे मुंह से वो कुछ कुछ हमारा कहते हैं कि हम तो ये खड़ी कैसे रहेंगी? एक मिनट, इनका पीसी भाई ने जो सवाल पूछा ना कि ये इस सवाल का जवाब मेरे पास हो भी नहीं सकता और मुझसे पूछना भी जाती है, लेकिन इसका जवाब इसमें अंतर्निहित है। इस देश के किसानों ने ये तय कर दिया भाई कि उन्होंने सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया। एक ट्रक ड्राइवरों ने 1 साल तक किसान जो है वो घेरा डाल के बैठे रहे, उनको खालिस्तानी भी कहा गया, ये भी कहा गया, वो भी कहा, तमाम चीजें कही ना, तो क्या हुआ? सरकार ने वापस लिया। तो ये जनता की ताकत के सामने तो फिर कोई नहीं टिक पाता है, लेकिन जनता अपने गोल में पता तो हो उसको कि करना क्या है। ये जो हमको इस पत्रकारों को जनता की ताकत के साथ लौट जाना चाहिए। हाँ, ये नहीं, पत्रकारों को खुद तय करना चाहिए कि वो अपनी पत्रकारिता को कैसे बचा पाएंगे। सर मेरा सवाल बीबीसी के बारे में सवाल था जी, कि जैसे इंडियन एक्सप्रेस के बारे में आपने बताया, तो जो बीबीसी मतलब संस्थान के, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि बीबीसी जो है इम्पार्शियल नहीं रह रहा है कुछ मुद्दों पर? जैसे इराक वॉर के सवाल में के मामले में सवाल उठा कि ठीक है कश्मीर के मुद्दे पर आपको मौका दिया है, लेकिन फिर भी ऐसा लगा। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जेन्युइन है और मैं ये कह चुका हूं कि बीबीसी संस्था की मैं क्यों इज्जत करता हूं, क्योंकि ये उदाहरण है। लेकिन अंदर जो बीबीसी का कवरेज है जिम्बाब्वे को लेकर के, फॉर एग्जांपल जिम्बाब्वे में जब वहां के राष्ट्रपति थे, उन्होंने जितने व्हाइट फार्मर्स थे, बड़े बड़े जमींदार, 2005-6 की बात होगी, 5 की बात होगी शायद, उन्होंने बड़े जमींदारों की जिनकी जिम्बाब्वे की जमीन पर कब्जा था, हजारों हजार हेक्टेयर्स में वो फार्मिंग करते थे, वो सब कंफिस्केट कर दिए। और उस वक्त का बीबीसी का अगर कवरेज देखेंगे, बहुत ही पार्शियल और बायस्ड, और जितने बीबीसी के नियम कानून हैं, एडिटोरियल गाइडलाइन, उसके खिलाफ जाता है वो। और ये सवाल हमने अंदर उठाया, हमने कहा कि ये क्यों मतलब बीबीसी हिंदी सर्विस में हम क्यों इसको इसी तरह से प्रेजेंट करें। इराक वॉर में एम्बेडेड जर्नलिज्म एक उन्होंने वो दिया, एम्बेड करके आप भेज रहे हैं, यानी आप अमेरिका की फौज के साथ अपने पत्रकारों को अटैच करके भेज रहे हैं। वो फौज आपको जो दिखा रही है, आप वही देख रहे हैं, वही लोगों को बता रहे हैं, वही सार्वजनीन सत्य बन जाता है। ये तो वो पत्रकार, तो जो आपका सवाल है ये बात सही है कि 24 कैरेट का कहीं कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, टेररिज्म एक शब्द ऐसा है जिसको लेकर बीबीसी की बहुत आलोचना होती है, और ये हमने सवाल अंदर उठाया कि पाकिस्तान से एक आदमी या 9 आदमी जो भी हैं, AK-47 लेके आते हैं, गोलियों से भून जाते हैं लोगों को, और बीबीसी उसको गनमैन कहता है। लेकिन वही बीबीसी जब नॉर्दर्न आयरलैंड में ट्रबल्स होती है विद कैपिटल T, तो उनको टेररिस्ट कहता है, क्योंकि वो आयरिश सेपरेटिस्ट, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी IRA वाले, उनको टेररिस्ट कहता है, बीबीसी टेररिस्ट कहता है। ये डाइकोटोमी जो है, ये हम ऐसा नहीं है कि अगर आप देखिए, अगर आप हर चीज पर सवाल उठा रहे हैं तो इस चीज पर सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? सिर्फ इस वजह से कि मैं बीबीसी के अंदर काम करता था और मैं वहां से मुझे तनख्वाह मिलती थी, ऐसा नहीं है। हमने सवाल उसमें उठाए हैं कि, और उनके पास जवाब नहीं होता, मैनेजर से, टॉप मैनेजर से बात, उनके पास इस बात का डोमेस्टिक कंपल्शन ये वो कह के कुछ वो करते हैं, लेकिन बहुत क्लियरली अगर आपकी कश्मीर को लेके एक पॉलिसी है तो नॉर्दर्न आयरलैंड को लेके वो पॉलिसी क्यों नहीं है? एक बात मैं मानता हूं कि टेररिज्म एक बड़ा लोडेड टर्म है। आप LTT को ले लीजिए, LTT के जो तमिल टाइगर्स थे, उनके लिए वो टेररिस्ट नहीं थे, वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, कश्मीर के लोग। अब उसमें फिर बहुत बात आती है पाकिस्तान का इसमें रोल है, जो आर्म्स आए, जो पैसा आया,
उसमें किस तरह से उसमें हार्डकोर इस्लामिक एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करके उसका जो डेमोक्रेटिक स्वरूप था वो खत्म कर दिया, वो बहुत पेचीदा चीज है। लेकिन ये बात सही है कि बीबीसी ने कई बार बहुत स्टैंड लिए हैं, ऐसे ऐसे स्टैंड लिए हैं। अर्जेंटीना का जो वॉर हुआ था, फॉकलैंड्स का वॉर, उस फॉकलैंड के वॉर में बीबीसी ने पॉलिसी बनाई कि वो बीबीसी की फौज को ये नहीं कहेगी आवर फोर्सेस एंड एनिमी फोर्सेस। उन्होंने पूरे अपने टेलीविजन से लेकर के रेडियो में जितने भी प्रसारण होते थे, ब्रिटिश फोर्सेस एंड अर्जेंटीनियन फोर्सेस, ये कहा। और मार्गरेट थैचर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि एनिमी की तरह बिहेव कर रहा है बीबीसी। पार्लियामेंट में कहा। मैंने इस पर एक कंपैरेटिव स्टडी की है प्रसार भारती और बीबीसी की, तो उसमें ये बात आई, तमाम वहां के जो सत्ताधीश थे उनको चिढ़ाने में बीबीसी ने कई बार स्टैंड लिया है सिर्फ इस। अच्छा, उसकी क्या वजह है? एक है रॉयल चार्टर, जो बीबीसी काम करता है वो रॉयल चार्टर से गाइडेड है, और रॉयल चार्टर आपको गूगल में मिल जाएगा, आप उसको पढ़िए। उसमें बाकायदा ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि बीबीसी किसी भी सरकार से, किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, किसी मिनिस्टर से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये रॉयल चार्टर में लिखा गया है। इसलिए बीबीसी के जो मजबूत लीडर्स होते हैं, डायरेक्टर जनरल वगैरह, वो स्टैंड लेते हैं। लेकिन कुछ जो है बहुत ही रीढ़ बिना हो तो हर समाज में होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती है, वो झुक जाते हैं। पहले मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सवाल हो गए। लास्ट क्वेश्चन है, रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ और रेडियो से जुड़ा हुआ सवाल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नीरज, मैं रोहित का सहपाठी हूँ। अच्छा, आपका जो अंतिम प्रसारण था शॉर्टवेव पे, उसको मैंने फेसबुक पे देखा, और वो एक तरीके से बड़ा भावनात्मक मेरे लिए था, क्योंकि बचपन में जब हम पिताजी के साथ रहते थे तो उनका इंटरेस्ट जो था वो आकाशवाणी पे था, क्योंकि उनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट था डीए। तो सुबह जो न्यूज क्लास करती थी और वो उसका जो बीबीसी का कार्यक्रम उसके साथ क्लास करता था, तो कई बार खचर पचर करते हुए मेरा बीबीसी पकड़ गया। तो अच्छा। बीबीसी जब पकड़ा तो मुझे लगा कि इस टेक्सचर में कुछ अलग चीज है, और बाद में सुनते सुनते फिर और समझ बनी, और फिर कॉलेज में आए तो पता लगा कि हाँ, बीबीसी ने लोगों को समझदार बनाने में और समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो अभी इन दिनों में सरकारी मीडिया आकाशवाणी में दिहाड़ी करता हूँ, और मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस खांचे में या जिस नियमों के बकेट्स में बीबीसी ने ऑडियो फॉर्मेट में काम किया है, उस ऑडियो फॉर्मेट में आज और काम क्यों नहीं हो पाया है? न्यूज को लेके क्यों सरकार का क्या इतना कंट्रोल है कि न्यूज को वो प्राइवेट्स को नहीं दे रही है, या अगर प्राइवेट्स को दिया जाता है तो वो न्यूज भी क्या ऑडियो फॉर्मेट की ऐसी होगी जैसे टीवी पे चल रहा है? ओके, तो वो जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जो कंपैरेटिव स्टडी प्रसार भारती और बीबीसी की, उसमें मैंने इसी सवाल को उठाया कि प्रकाश जावड़ेकर जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हम प्रसार भारती को ट्रांसफॉर्म करेंगे और बीबीसी की लाइंस पे उसको एडिटोरियल फ्रीडम देंगे। वो कभी हुआ नहीं। यहाँ हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बहुत मजबूत बनते हैं, लेकिन दरअसल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा यकीन हमारा है नहीं। बीबीसी के जो ब्रिटेन के राज परिवार है या पार्लियामेंट है, एक उन्होंने इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया है, और वो ऐसा इंस्टीट्यूशन जो अपनी सरकार की भी आलोचना कर सकता है, खुल के करता है। ये तमाम जो फ्लॉज आपने कहे उसके बावजूद यहाँ एफएम को न्यूज प्रसारित करने की छूट नहीं है। मुझे नहीं मालूम क्यों टेलीविजन को आप न्यूज प्रसारित करने की छूट आपने दे दी है। जब से प्राइवेट टेलीविजन चैनल आए, कहा कि अब इससे कंपटीशन बढ़ेगा और तमाम पत्रकारिता में 4 चांद लग जाएंगे। आप देख ही रहे हैं 4 चांद लग रहे हैं टेलीविजन पत्रकारिता से। अगर ऐसे एफएम को भी दे देते, न्यूज उसमें कर देते फ्री, तो एफएम वाले कौन सा दायरा तोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो ये सवाल भी उन्हीं के लिए है जो सवालों का जवाब नहीं दे रहे।